बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम ने अपने वजीरों को वार्निंग दी है। कहा कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले वज़रा घर जाएं। काबीना इजलास में वजीर आजम का कहना था कि वज़रा हुकूमती फैसलों को ओनरशिप दें, अगर फैसलों की मुखालिफत करनी है तो बेशक मुस्तफ़ी हो जाएं। वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि अगर वज़रा ने रविश बरकरार रखी तो खुद फैसला करेंगे कि काबीना में रखना है या नहीं। वज़ीर विफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान इदारों में इस्लाहात लाने में ताख़ीर पर नाला हुए। ज़राए के मुताबिक 2 साल गुजर जाने के बावजूद इदारों और गवर्नेंस में इस्लाहात नहीं आ सकी। गवर्नेंस में इस्लाहात के मामले पर काबीना अरकान भी बोल पड़े। विफाकी वज़रा ने सवालात किए कि इस्लाहात के लिए क्या क्या किया गया, क्या उनका एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को हिदायत की कि वज़रा को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी होगी। वज़ीर आज़म ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। 9 जनवरी की रात बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ, जियो न्यूज़ ने पता लगा लिया। गुड्डू पावर प्लांट का सर्किट ब्रेकर गलत तरीके से बंद करने पर पूरा पावर सिस्टम बैठा। गुड्डू पावर प्लांट के स्विच यार्ड में लगे एक ब्रेकर की मुरम्मत जारी थी। दिन को काम करने वाला अमला सर्किट ब्रेकर को बंद किए बगैर चला गया। रात की शिफ्ट में अमले ने सर्किट ब्रेकर की अर्थिंग खत्म किए बगैर उसे बंद किया। अर्थिंग हटाए बगैर सर्किट ब्रेकर को बंद करने से गुड्डू पावर प्लांट बैठ गया। गुड्डू पावर प्लांट बंद होने से प्लांट से निकलने वाली ट्रांसमिशन लाइंस भी ट्रिप कर गईं। गुड्डू पावर प्लांट के ब्रेकर की मुरम्मत भी बगैर मंजूरी की जा रही थी। और अभी ये खबर, विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि असासाजात का खोज लगाने वाली फर्म ब्रॉडशीट के सरबराह के इंटरव्यू के बाद विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है जो चंद दिन में इससे मुतालिक मजीद हकाइक सामने लाएगी। कौम को बताया जाएगा कि इन लोगों ने किस तरह मुल्क के असासे लूटे। ब्रॉडशीट को नवाज शरीफ के कज़न ने अप्रोच किया और कहा कि नवाज शरीफ का नाम निकाल दिया जाए। ब्रॉडशीट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है जो कि इस सारे केस को और इसके चीदा चीदा नुकात को तश्त-अज़बाम करेगी और पहुंचाएगी कि किस तरह से इस मुल्क के, एक तो न सिर्फ ये कि उन लोगों ने जिन्होंने कि इस मुल्क के असासे लूटे, बल्कि जो पैसे दिए गए थे उस कंपनी को कि ये वो कार्रवाई करे, और उन्होंने काफ़ी अहम इंकशाफात शुरू भी कर दिए थे, जिसमें कि बाद में नवाज शरीफ साहब कि किसी बंदे ने, कहते तो हैं उनके कज़न ने, अप्रोच किया कि इस चीज़ को नेगोशिएट कर लिया जाए और उनका नाम निकाल लिया जाए, जिस पे उसने कहा कि वी डोंट डील विद द क्रुक्स। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद ब्रॉडशीट के मामले पर उन्होंने कहा कि वकला की फीस और कंपनी को जुर्माने की मद में 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपए अदा किए गए। उन्होंने कहा कि ये पैसे मुशर्रफ की हिमाकत और इमरान खान के झूठे इल्जामात की वजह से पाकिस्तान को एक ऐसी कंपनी को अदा करने पड़े जिसकी खिदमात दुनिया का कोई दूसरा मुल्क हासिल करने को तैयार नहीं था, क्योंकि कंपनी तहलील होने वाली थी। वज़ीर आज़म से रहनुमा हिज़्ब वहदत इस्लामी अफगानिस्तान उस्ताद करीम खलीली ने मुलाकात की है। मुलाकात में अफगान अमन अमल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के अमूर पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ तिजारती, मुआशी और अवाम की सतह पर ताल्लुकात मजबूत करेंगे। हमेशा से मौक़िफ़ है कि अफगान तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं, मुज़ाकरात और सियासी तस्फ़िया ही अफगान तनाज़े का वाहिद हल है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का सबसे बड़ा ख्वाहिशमंद अफगान अवाम के बाद पाकिस्तान है। पाकिस्तान अफगान अमन अमल की हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेयरमैन हिज़्ब वहदत इस्लामी अफगानिस्तान मोहम्मद करीम खलीली ने वफ़द के हमरा GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते में अमन इस्तेहकाम, राबते और अफगान अमन अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब है पाकिस्तान में अमन। मुस्तहकम खुशहाल अफगानिस्तान का हमसाया ममालिक और पाकिस्तान के मफाद में है। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ीन ने पाक अफगान ताल्लुकात पर पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ की। मेहमानों ने पाक अफगान ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर आर्मी चीफ के विजन को सराहा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी को वज़ीर आला के बयान के बाद बोलने की इजाज़त न देने पर अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। अपोजिशन अरकान ने सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर के रिमार्क्स पर भी एहतजाज किया। फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि ऐवान में उनका नाम लिया गया है, उन्हें जवाब देने का हक दिया जाए और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले इस पर एतराज़ न करें। स्पीकर आगा सिराज दुरानी का कहना था कि जमहूरियत की बात नहीं, कवायद की बात है और आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते।
No, I'm sorry. I will not allow you. No, you can't force me. You can't force me. You can't order me. You can't dictate me. I just follow 161. कुछ बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। तो मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पेशावर में भी अशिया खुरनोश की कीमतें बतदरीज बढ़ रही हैं। शहरी कहते हैं महंगाई के बायस अब वो अखराजात पूरे करने के लिए घर का सामान फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। शीबा हैदर की रिपोर्ट देखिए। समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, जो खर्चा घर में था उससे डबल हो रहे हैं। हर एक चीज बेच के हम अपने घर के खर्चे चला रहे हैं। ये है पेशावर के शहरी जिन्हें आए रोज बढ़ती महंगाई ने परेशान कर रखा है। बाजार में अशिया खुर्दनोश की कीमतों को जैसे पर लग गए हैं। फी किलोग्राम घी की कीमत गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 220 रुपए से बढ़कर 250 रुपए, जबकि चीनी की कीमत 90 रुपए से बढ़कर 95 रुपए फी किलोग्राम हो गई है। शहरी कहते हैं कि महंगाई के बायस अब वो अखराजात पूरा करने के लिए घर का सामान फरोख्त करने पर मजबूर है। बहुत महंगी हो गई है, कोई समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। जो खर्चा घर में था उससे डबल हो रहे हैं। हर एक चीज़ बेच के हम अपने घर के खर्चे चला रहे हैं। आज के अखबार में 4 चीज़ें महंगी हैं। बिजली महंगी, गैस महंगा, आटा महंगा, तेल महंगा, घी महंगा, चीनी महंगा। कोई हुकूमत पूछने वाला नहीं है। दालों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। दालें माश की कीमत में 60 रुपए, जबकि चने की दाल, मसूर की दाल, सुर्ख लोबिया और सफेद लोबिया की कीमतों में भी 20 रुपए फी किलोग्राम इजाफा हुआ है। चावल की कीमत 140 रुपए फी किलोग्राम से बढ़कर 160 रुपए हो गई है, जबकि 20 किलो आटे का थैला 1200 से बढ़कर 1300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। चंद ही रोज में घी, चीनी और कुकिंग ऑयल समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में लगभग 35% तक इजाफा हुआ है। देखिए लाहौर से जवाद मलिक की रिपोर्ट। आवाम को तवक्को थी कि अब माजी की तरह रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इजाफे का रुझान खत्म हो जाएगा, लेकिन तमाम दावे हवा हुए। गुज़श्ता चंद माह के दौरान कीमतों में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। आए दिन बढ़ती हुई कीमतों के बायस अब घी 35 रुपए किलो, चीनी 15 से 20 रुपए किलो, कुकिंग ऑयल 30 रुपए किलो इजाफी कीमत के साथ फरोख्त हो रहा है। यही हाल अद्वियात, दालों, फलों और सब्जियों का भी है। लोग परेशान है कि महंगाई के रोना किसके सामने रोए। आमदन कम है, चीजें महंगी हैं, ठीक है, तो ये तो हर बंदा ही कर रहा है। अगर गवर्नमेंट एक पैसे बढ़ाती है, ये 5 रुपये बढ़ा देते हैं, इसका क्या कहो। लोगों का कहना है कि जिस दुकान पर चले जाएं उसका अपना रेट होता है। क्वालिटी भी जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल खामोश है। ये भी हर चीज ही महंगी हो गई है। किस चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं? कौन सी चीज सस्ती है? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सुबह में देख रहे थे उन्होंने बिजली के रेट भी बढ़ाते ने, हैं ते सूई गैस के रेट तो जेडे वधने वो वधने ने आंदी ही नहीं। महंगाई की मारी आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगे हो गए। खुर्दनी तेल, घी, खुश्क दूध, साबुन, सुर्ख मिर्च, नमक, मसाला जात समेत कई अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आमना आमिर की रिपोर्ट देखिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा। नहाने वाले साबन की कीमत में 1.5 रुपए से लेकर 7 रुपए तक इजाफा। सवैयों का पैकेट 8 रुपए महंगा। टूथपेस्ट की कीमत में 15 रुपए तक इजाफा हो गया। 250 मिलीलीटर के हैंड वॉश की कीमत में 15 रुपए, मल्टीपर्पज क्लीनर की कीमत भी 29 रुपए बढ़ गई। जूतों की पॉलिश में 10 रुपए तक इजाफा। जूते चमकाने वाला 75 मिलीलीटर का लिक्विड 12 रुपए तक महंगा हुआ। टूथब्रश की कीमत में भी 10 रुपए इजाफा। 275 मिलीलीटर माउथ वॉश 20 रुपए महंगा कर दिया गया। 225 मिलीलीटर हैंड वॉश 10 रुपए। सॉफ्ट ड्रिंक्स की कीमत में 3 रुपए इजाफा। मशरूबात की 800 मिलीलीटर की बोतल 31 रुपए महंगी हुई। 50 ग्राम मिर्च की कीमत में 22 रुपए इजाफा हुआ। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान मंगल को सदर ट्रंप को ओहदे से हटाने के लिए करारदाद पर बहस करेगा, जिसमें नायब सदर माइक पेंस से कहा जाएगा कि वो 25वीं आईनी तरमीम के तहत सदर ट्रंप को अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए नाअहल करार दें। तरमीम के तहत अगर सदर और अमरीकी काबीना की अक्सरियत सदर ट्रंप को निकालने पर रजामंद हो तो माइक पेंस फौरी तौर पर अमरीकी सदर की जिम्मेदारियां संभाल सकेंगे। करारदाद मंजूर हो गई तो माइक पेंस के पास इस पर रद्द अमल देने के लिए 1 दिन का वक्त होगा। अगर माइक पेंस ने सदर ट्रंप को नाअहल करार ना दिया तो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान मवाख़ज़े की कार्रवाई शुरू करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी ने कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया, लेकिन हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनिस को एक लाइफलाइन मिल गई है। क्रिकेट कमेटी ने जनूबी अफ्रीका सीरीज के बाद दोबारा कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला किया है। पीसीबी क्रिकेट कमेटी का अहम इजलास सलीम यूसुफ की सरबराही में कज़ाफी स्टेडियम में हुआ, जिसमें कमेटी के रुकन वसीम अकरम, उमर गुल और जाकिर खान ने वीडियो लिंक में शिरकत की। इजलास में कौमी क्रिकेट टीम की गुज़श्ता 16 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनिस ने भी अपनी अपनी रिपोर्ट्स पेश की। दोनों से टीम की कारकर्दगी के हवाले से सवालात किए गए। सलीम यूसुफ का कहना था कि साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद कारकर्दगी का एक बार फिर जायजा लिया जाएगा। साउथ अफ्रीकन टीम आ रही है
तो हमने दोनों कोचेस को ये डिस्कस किया है कि हम इनको दोबारा रिव्यू करेंगे आफ्टर द सीरीज ऑफ साउथ अफ्रीका। क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन सलीम यूसुफ का कहना है कि आलमी वबा के बायस सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले दीगर ममालिक की टीमों को भी मुश्किलात का सामना रहा है। ओवरऑल जो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने उनको एडवांटेज दिया है क्योंकि जाहिर बात है कि टीमों की जो परफॉर्मेंस है वो अप एंड डाउन है इस वक्त कोविड की वजह से, और हमारी कुछ प्लेयर्स की इंजरीज हुई हैं जिसकी वजह से हमारे मैचेस की जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी बेहतर नहीं हो सकी। क्रिकेट कमेटी ने इजलास में डोमेस्टिक क्रिकेट और वुमेन क्रिकेट की कारकर्दगी का भी जायजा लिया, जबकि नए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने भी अपनी सिलेक्शन पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। साबिक क्रिकेटर्स मोहम्मद यूसुफ और मुश्ताक अहमद एक दूसरे से बढ़कर अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रोजाना फिजिकल ट्रेनिंग में मसरूफ हैं। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और मुश्ताक अहमद जो अब कोचिंग से वाबस्ता हैं, लेकिन उन्हें जब भी वक्त मिलता है वो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ऐसे महसूस होता है कि जैसे मोहम्मद यूसुफ और मुश्ताक अहमद के दरमियान फिटनेस बरकरार रखने के लिए मुकाबला हो रहा है। दोनों साबिक क्रिकेटर्स अंडर 19 क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग सेशन से फारिग हुए तो मोहम्मद यूसुफ और मुश्ताक अहमद ने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 1 घंटे से ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग की। मोहम्मद यूसुफ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैटिंग कोच और मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट हैं। साबिक क्रिकेटर का कहना है कि कोचेस फिट हों तो नौजवान क्रिकेटर्स को फिट रखेंगे। कोचेस की फिजिकल ट्रेनिंग देखकर नौजवान मुतहरिक होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नंदीपुर रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान और जस्टिस रिटायर्ड रियाज कियानी की बरियत के फैसले के खिलाफ नैब की अपीलें मुस्तरद कर दी। साबिक सेक्रेटरी कानून मसूद चिश्ती ने नंदीपुर रेफरेंस में बरियत की दरखास्त मुस्तरद करने के एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज किया था, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देते हुए साबिक सेक्रेटरी कानून को भी रेफरेंस से बरी करने का फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से नंदीपुर अपीलों का तहरीरी फैसला भी जारी किया गया है। फैसले में कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी में खौफ के तासुर को ख़त्म करना नैब की जिम्मेदारी है। नैब यकीनी बनाए महज फैसला साजी पर ब्यूरोक्रेट्स को तज़ीक का सामना न करना पड़े। इख्तियार के गलत इस्तेमाल और करप्शन के दरमियान तफरीक करना भी नैब की जिम्मेदारी है। अदालत ने करार दिया कि ब्यूरोक्रेट भी इंसान होता है, उसकी हर गलती ज़रूरी नहीं करप्शन ही हो। करप्शन माली फ़ायदा लेने या देने के लिए फ्रॉड और बदनीयती से किया गया इक़दाम ही होता है।